हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का आज की हमारे इस वीडियो में। इसमें जो है हम वो जो भारत का भूगोल है उससे जो है कुछ संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें जो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इंडियन ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें मिक्स क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के। और देखिए, ये सारी वीडियो जो है एक बार मैं पहले से कवर करा चुका हूँ, तो ये हमारी दूसरी वीडियो है। मैं उसको रिवीजन करा रहा हूँ। अब कोई भी ये मत कहिएगा कि ये तो पहले की क्लास है या ये क्वेश्चन जो है पुराना है, कुछ नया लेके आइए। देखिए, पढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो रिवाइज करते हैं। आप बहुत कंटेंट पढ़ लीजिए और जब क्वेश्चन आ जाए वहाँ पे एग्ज़ाम में फिर कन्फ्यूजन में रहिए तो कोई मतलब नहीं है। आप 10 क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन एकदम उसका जो मतलब पॉइंट टू पॉइंट क्लियर रहे, जबकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए और गलत ना हो। ऐसी पढ़ाई ही मायने रखती है। तो आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके सक्सेस होने का चांस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए क्या है कि मैं दोबारा से वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। 71वीं बीपीएससी वाले छात्र भी देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो 38वीं से लेकर 70वीं बीपीएससी तक पूछे गए प्रश्न हैं बीपीएससी के द्वारा। तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी ये क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाया करे। पिछले 2 दिनों से जो है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्लासेस नहीं हो पाई हैं दोस्तों, क्योंकि मेरा थोड़ा सा हेल्थ जो था वो डाउन था, इसीलिए क्लास नहीं हो पाई है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे से जो है वो रेगुलर क्लास होगी और आपके लिए जल्द ही जो है बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन में मैं एनसीईआरटी की सीरीज चलाने वाला हूँ। एनसीईआरटी के पीवाईक्यू जो होंगे और उसके हिसाब से जो है वो आपके क्वेश्चन भी होंगे। मतलब 6 से लेके मैं 12 तक की एनसीईआरटी की सारी एमसीक्यू आपको करवा दूंगा, जितने भी बन सकते हैं। इसके अलावा जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की बहुत से दोस्तों की मांग हो रही थी, उसके भी क्वेश्चन जो है वो जल्दी से ही चैनल पर आने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और एनसीईआरटी और एससीईआरटी की ई बुक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हमने जो है वो सारी बुक की पीडीएफ अपलोड कर दी है और वो आप वहाँ से जाके जो है वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस के अलावा किसी अन्य सब्जेक्ट की एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में आप मैसेज कर दीजिएगा, या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, तो हम वो पीडीएफ आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है सेशन का दोस्तों कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय जो घास के मैदान हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि जो दक्षिण अफ्रीका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान हैं उन्हें क्या कहा जाता है। अब देखिए, जो घास के मैदान हैं अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग महाद्वीप में और अलग अलग देश में, ये ज़रूर याद रखिएगा। इससे जो है वो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो हमारी घुमंतु कृषि है, जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं या जिसे हम झूम खेती अपने भारत में कहते हैं, ये भी जो हमारा है घुमक्कड़ खेती या घुमक्कड़ किसी जिसे हम कहते हैं, ये भी आप लोग ज़रूर याद करके रखिएगा। इससे भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और 1-2 क्वेश्चन जो आपको वो हमेशा देखने को मिलेंगे, घास के मैदान और जो हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इससे। तो आप लोग ये 2 टॉपिक जो है वो बहुत मेहनत करके पढ़िएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान जो दक्षिण अमेरिका में होते हैं उन्हें हम पम्पास के नाम से जानते हैं, पम्पास के। अब देखिए, ये जो होते हैं वो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, मतलब ठंडे वाले, जहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, पम्पास कहते हैं। और इनका विस्तार जो है वो अर्जेंटीना और उरुग्वे तथा ब्राज़ील के दक्षिणी भागों में भी होता है। किसका, पम्पास का। इसके अलावा जो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान हैं वो उत्तरी अमेरिका में क्या कहा जाता है उनको, तो प्रेरी कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, तो डाउन्स कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। अगर हम बात करें तो देखिए कि अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। और इस घास के मैदान का विस्तार मुख्यतः अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील के दक्षिणी भागों में भी है। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में प्रेयरी कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका, डाउन्स कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया आदि जो हैं वो प्रमुख हैं। अब देखिए, हमारा अगला जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अभी जो आपसे पूछा था वो शीतोष्णकटिबंधीय पूछा था, और अब आपसे जो है वो उष्णकटिबंधीय, मतलब जहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है उस क्षेत्र के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, जो सवाना है, सवाना हमारा वो जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। बाकी टैगा, पम्पास और प्रेरीज आपने अभी देखा और ऊपर भी लिखा होगा कि देखिए, प्रेरीज जो है वो उत्तरी अमेरिका, और जो हमारा पम्पास है उसे हम कहाँ,
अर्जेंटीना, ब्राज़ील और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में हम क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं। तो ये हमारा, और टाइगा जो है वो तो पहले से ही आपको पता होगा कि ये जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, नाम से लग रहा होगा। तो इसीलिए क्या है, जो हमारा सवाना ऑप्शन हो जाएगा, सवाना जो है बी विकल्प, वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, ये जो सवाल है आपका, वो आपके बीपीएससी असिस्टेंट में 2019 में पूछा गया है। देखिए, अफ्रीका के सवाना में, सवाना जो घास के मैदान है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, और उत्तरी अमेरिका की घास के मैदानों को प्रेरीज कहते हैं, और दक्षिणी अमेरिका में क्या कहते हैं, तो पंपास कहते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि ब्राज़ील के पठार के पास के मैदान को क्या कहते हैं। देखिए, ये भी हमारा बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया सवाल है। तो जो ब्राज़ील के पठार के पास के मैदान है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कंपोस्ट कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ब्राज़ील के पठार के पास जो है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम कंपोस्ट कहते हैं, और पंपास जो है वो शीतोष्ण घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, और डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, तथा वेल्ड्स जो है वो साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो देखिए, डाउन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में, और वेल्ड्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपके दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। पंपास की बात की जाए तो अर्जेंटीना में या मध्य अमेरिका जो है वहाँ पे दिखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व के देश एवं उसकी सीमाएं जो है, ये टॉपिक से रिलेटेड है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा तटीय रेखा किस देश की है, या सबसे बड़ी जो है वो तटीय रेखा किस देश की है, मतलब समुद्र के किनारे या समुद्र का जो समुद्री क्षेत्र है तट वाला, वो किस देश का है। तो जो कनाडा है हमारा, उसकी जो है वो तटीय रेखा सबसे ज़्यादा है। ये जो सवाल है आपका वो 56वीं से लेके 59वीं बीपीएससी तक हमारा 2015 में पूछा गया है। अगर हम बात करें तो दिए गए विकल्पों में जो है कनाडा की समुद्र रेखा जो है वो सर्वाधिक है। कितनी है, तो 2,02,080 किलोमीटर है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है कि इजराइल की जो है वो उभयनिष्ठ सीमा किसके साथ है, मतलब इजराइल जो है वो किसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो देखिए, इजराइल जो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ जो है वो अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, इजराइल की पश्चिम एशिया में जो मध्य पूर्व का भूमध्य सागर है उसका एक तटीय देश है। इसकी पश्चिमी भूमि जो है वो भूमध्य सागर से, और उत्तरी जो है लेबनान से, और उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, और पूर्वी सीमा जो है वो जॉर्डन से, तथा दक्षिण पश्चिम का जो सीमा है वो इजिप्ट या जिसे हम मिस्र कहते हैं उससे लगी हुई है। इसीलिए जो है वो ये हमारा विकल्प जो है वो सही है। हमारा अगला सवाल है जो 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया है, भी ताज़ा क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा लेबनान है वो हमारा जो है वो डेड सी से या मृत सागर से नहीं लगता है। अगर हम बात करें तो जो मृत सागर है वो जॉर्डन और इजराइल और फ़िलिस्तीन इन 3 देशों से लगता है, लेकिन लेबनान से जो है वो उसकी सीमा मृत सागर की नहीं लगती है। अगर हम बात करें तो जो लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि है वो सीमा नहीं बनाती है। मृत सागर का विस्तार जो है जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक में है, और फ़िलिस्तीन की सरकार जो है वो आधिकारिक मानचित्र के अनुसार वेस्ट बैंक क्षेत्र में फ़िलिस्तीन का अधिकांश क्षेत्र समाहित है। मृत सागर के आधिकारिक वेबसाइट पर जो है वो मृत सागर की स्थिति जो है वो इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर दिखाया गया है। इसीलिए जो हमारा होगा यहाँ पे दिया गया है कि ई विकल्प सही है दोस्तों, लेकिन ये मिसप्रिंट है, हमारा ई विकल्प नहीं सही होगा, हमारा विकल्प ए सही होगा। इसीलिए आप लोग याद रखिएगा कि हमारा जो विकल्प ए है वो सही होगा, और जो सीमा है वो लेबनान से नहीं लगती है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा देश है जो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। अब देखिए, सीमा रहित का क्या मतलब है कि इसके आसपास जो है वो दूसरी देश की सीमा नहीं लगती है। तो अगर हम बात करें तो जापान जो है, जापान की जो बॉर्डर है ये किसी और देश के साथ नहीं लगती है। देखिए, जापान ऐसा देश है जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है। अब देखिए, सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जापान है,
प्रश्न के अनुसार, जिसका क्षेत्रफल जो है वो 3,77,915 वर्ग किलोमीटर है। और इसके बाद जो है, इसके पश्चात जो है वो हमारा फिलीपींस आता है, जिसका 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई, उत्तरी दक्षिणी का मतलब सबसे ज़्यादा लंबा कौन सा देश है, कौन सा देश है, तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा लंबा कौन सा देश है। देखिए, उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय क्यों कहा गया है, क्योंकि ऊपर की तरफ जो होता है उत्तर होता है और नीचे जो हमारा जो होता है वो साउथ होता है। तो ये चौड़ाई में ज़्यादा नहीं है देश, लेकिन लंबाई में काफ़ी लंबा है वो, इसीलिए जो हमारा सवाल है वो यही हमसे पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें चिली की दोस्तों, तो चिली ऐसा देश है जिसकी जो उत्तर दक्षिण अक्षांशीय लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। हमारा अगला सवाल है, मैंने एक क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में करवा भी रखा है, तो आपको बताना है कि इसमें से जो है यूएई के रियासती राज्य कौन कौन से हैं। तो अगर हम बात करें तो यूएई के जो रियासती राज्य हैं दोस्तों, वो है अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल क्वैन, फुजैरह, रास अल खैमा। तो ये हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि कौन सा देशांतर जो है वो कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है। देखिए, काफ़ी टफ क्वेश्चन है, वैसे तो ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम में नहीं पूछती है, लेकिन आप, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। तो जो हमारा जो 141 डिग्री पश्चिमी जो है देशांतर है वो जो है वो कनाडा और अलास्का को अलग करता है। हमारा अगला देश है, अगला क्वेश्चन जो है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो स्थलरुद्ध है। स्थलरुद्ध का मतलब होता है कि देश जो है उसके किनारे जो है, चारों किनारे जो है वो क्या है, समुद्र या नदी का कोई तटीय भाग नहीं है, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि कौन सा देश जो है वो स्थलरुद्ध है। तो जो हमारा हंगरी है दोस्तों, वो हमारा एक स्थलरुद्ध देश है, चारों तरफ से जो है वो ज़मीन से घिरा हुआ है। देखिए, हंगरी जो है वो स्थलरुद्ध देश है। इसकी जो सीमा है वो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया और क्रोएशिया और स्लोवानिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से लगती है। बेल्जियम की उत्तरी सीमा जो है, बेल्जियम की सीमा जो है उत्तर सागर से, और रोमानिया की सीमा काला सागर से, और यूक्रेन की सीमा जो है वो काला सागर एवं एजोब सागर से मिलती है। लेकिन हंगरी ऐसा देश है जिसके पास कोई तटीय सीमा नहीं है, इसीलिए उसको हम स्थलरुद्ध देश कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपके देश और राजधानियाँ हैं, इनसे क्वेश्चन जो बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है किसी देश की राजधानी है। तो अगर हम बात करें तो दोस्तों, जो हमारा कैनबरा है वो किसकी राजधानी है, तो कैनबरा जो है वो हमारी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और हमारा जो वेलिंगटन है, वेलिंगटन जो है वो न्यूजीलैंड की राजधानी है। और जो रियाद है वो हमारी सऊदी अरब की है, इसीलिए जो सिडनी है हमारा, वो हमारा यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। सिडनी क्या है, तो ये क्या है, ये किसी देश की राजधानी नहीं है, बल्कि ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह वाला शहर है, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो जो सेंट पीटर्सबर्ग है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, उत्तर का वेनिस कहते हैं। और ये जो हमारा 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। हमारा जो अगला सवाल है, देखिए, अगर पूछ ले कि पीटर्सबर्ग को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पेट्रोग्राद, और उसके बाद जो है वो लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता था। और अब इसे किस नाम से जाना जाता है, तो सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता है। तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी जो है दोस्तों, वो हमारा जो श्रीलंका का पड़ोसी भारत का जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसे हम कहते हैं। देखिए, अगर बात करें तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी जो है वो श्रीलंका को कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है कि इनमें से कौन जो है वो यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है। इनमें से कौन सा है जो यूरोप के खेल का मैदान कहलाता है। अब आपको बताना है कि चारों में से कौन सा देश है जिसे यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। तो हमारा जो सही विकल्प होगा दोस्तों, वो हमारा स्विट्ज़रलैंड हो जाएगा, इसीलिए बी विकल्प जो हमारा वो सही हो जाएगा। अब ये देखिए, आपका ताज़ा सवाल है, अभी 17वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2024 में पूछा गया है। देखिए, स्विट्ज़रलैंड को क्या है, यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। और यूरोप का खेल का मैदान सामान्यतः स्विस आल्प्स को अपनी प्राकृतिक सुंदरता, आउटडोर खेल और पर्यटन गतिविधियों के कारण
कहा जाता है। हमारा जो अगला सवाल होगा वो जलमंडल से रिलेटेड होगा। वो आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह पर जो है वो कितना भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है। तो आप सभी को पता होगा कि लगभग हमारा जो 2/3 भाग है पृथ्वी का वो हमारा पानी से ढका हुआ है। इसीलिए जो है हमारा बी विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि नमीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं। तो नमीबिया तट के साथ बहने वाली जो ठंडी जलधारा है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बेंगुएला जलधारा कहते हैं। अब देखिए थोड़ा शॉर्टकट में आपको बताऊंगा। नमीबिया 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 में क्या आता है, बा आता है, और बेंगुएला में भी बा आता है। तो आप लोग थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा कि नमीबिया और बेंगुएला, मतलब नमीबिया जैसे ख़त्म हुआ बेंगुएला धारा जो है वो शुरू हो गई। इसलिए जो है हमारा जो बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। ये भी सवाल आपका जो है वो बीपीएससी सीडीपीओ में प्री 2018 में पूछा गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। आपका जो लाइक है और कमेंट है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, और अगर आप लाइक कमेंट नहीं करेंगे तो फिर हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और हम फिर अपनी फुल एनर्जी के साथ आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो नहीं बना पाएंगे। हमारा अगला सवाल है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट जो है वो स्थान कहाँ पर है। तो देखिए जो उत्तरी ध्रुव है वो हमारा समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट का स्थान माना जाता है। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु जो है वो उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली में 4 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है, जो कि पृथ्वी के केंद्र से लगभग 6353 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है 90 ईस्ट रिज 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है। अब ये सवाल जो है आपका वो 53वीं से लेके 55वीं बीपीएससी तक पूछा गया है। आपको बताना है कि 90 ईस्ट रिज जो है वो किस महासागर में पाई जाती है। तो ये जो हमारा प्रशांत महासागर है दोस्तों, सॉरी प्रशांत महासागर नहीं, जो हमारा हिंद महासागर है, हिंद महासागर में जो है वो 90 ईस्ट रिज पाई जाती है। अगर हम बात करें तो 90 डिग्री जो ईस्ट रिज है वो हमारी हिंद महासागर में स्थित एक कटक का नाम है। देखिए हमारा जो अगला सवाल है वो 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया सवाल है कि सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है। तो आपको बताना है कि सुंडा ट्रेंच जो है वो किस द्वीप के समांतर स्थित है। तो जो हमारा सुंडा ट्रेंच है दोस्तों, इसका विस्तार जो है वो इंडोनेशिया द्वीप समूह के जो है जावा और सुमात्रा द्वीपों के समानांतर है। इसीलिए जो हमारा विकल्प ई होगा उपयुक्त में से एक से अधिक वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो सुंडा ट्रेंच जो है वो हिंद महासागर में अवस्थित है, और इसका विस्तार जो है वो इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समानांतर है। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो हमारा डेल्टा से रिलेटेड है। तो आपको बताना है कि मिसिसिपी जो डेल्टा है वो किस टाइप के डेल्टा का उदाहरण है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे, आपको आंसर दिख रहा होगा। हमारा जो मिसिसिपी डेल्टा है वो हमारा अंगुलित या पंजक डेल्टा का उदाहरण है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि सारगैसो सागर जो है, सारगैसो सागर एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है। तो देखिए जो हमारा सारगैसो सागर है वो हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प होगा वो सही हो जाएगा। अब देखिए सारगैसो कोई सागर नहीं है, जो है वो इस क्षेत्र में क्या है कि सारगैसो नामक जो वनस्पति है उसकी मात्रा यहाँ बहुत ज़्यादा मिलती है, इसीलिए इसे सारगैसो सागर कहा जाता है। देखिए सारगैसो सागर जो है वो हमारी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में जो है वो सारगैसम नाम की जो वनस्पति है वो बहुत मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण इसका नाम जो है वो सारगैसो सागर पड़ा है। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा महासागरीय धाराओं से रिलेटेड है। तो हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम है। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है, आप सभी को पता होगा कि एक महासागरीय धारा है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। अगर आपसे पूछ लिया जाता क्या है कि गर्म धारा है या ठंडी, तो यहाँ पे आप थोड़ा फंस सकते थे। मैं आपको बता दूं कि गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म धारा है, और ये जो हमारी है वो
जो हमारी गल्फ स्ट्रीम है, मैंने आपको अभी बताया कि ये जो है वो एक गर्म जलधारा है और ये हमारा जो है वो अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। इसलिए जो है हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, फ्लोरिडा की धारा जब एंटिलीज धारा का जल समाविष्ट करके हेट्रस अंतरीप से आगे बढ़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। यह क्या है, गर्म जलधारा है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम धारा की खोज जो है पोंस डी लियोन ने 1513 में की थी। हमारा जो अगला सवाल है वो क्या है, देखिए, बेंगुएला जलधारा क्या है। मैंने आपको क्या कहा था कि नमीबिया के तट से बहने वाली जो जलधारा है वो हमारा क्या है, बेंगुएला जलधारा है। लेकिन आपको यहाँ से पूछ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बनाने का प्रयास किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली जो ठंडी जलधारा है वो हमारी कौन सी है, वो बेंगुएला जलधारा है। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन आपका BPSC CDPO 2005 में पूछा गया है दोस्तों। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि एल नीनो जलधारा जो है वो कहाँ प्रवाहित होती है। एल नीनो या जिसको हम ला नीनो भी बोल सकते हैं, ये हमारी दोनों धाराएं जो है दोस्तों वो हमारा प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं और भारत में मानसून उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण एल नीनो और ला नीनो जो धाराएं हैं वो बनती हैं। देखिए, एल नीनो जो है वो हमारा पूर्वी प्रशांत महासागर की एक धारा है और ला नीनो जो है वो विषुवत रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर में कम ताप को दर्शाता है, जो एल नीनो के विपरीत होता है। अब देखिए, अगर एल नीनो जो है वो प्रभाव में रहेगा तो क्या होगा, सूखे जैसी स्थिति का जन्म होता है। अतः एल नीनो और दक्षिणी दोलन जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में विरल और क्षीण मानसून वर्षा से संबंध है। ला नीनो अगर तगड़ा होगा तो बारिश ज़्यादा होगी और एल नीनो अगर ज़्यादा प्रभावी होगा तो हमारा सूखा पड़ जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी जो है एक गर्म जलधारा नहीं है। तो जो हमारा अलास्का की जलधारा है ये भी हमारा गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक जो है ये भी हमारी गर्म जलधारा है और एंटिलीज की धारा जो है वो हमारी वार्म करंट है दोस्तों। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, ये भी बहुत ही ताज़ा क्वेश्चन है, BPSC BAO मार्च 2024 में अभी पूछा गया सवाल है, तो याद रखिएगा ये सवाल आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है। हमारा देखिए, अगर हम बात करें तो जो प्रमुख जलधाराएँ हैं वो कैसी हैं। देखिए, गर्म जलधाराएँ कौन कौन सी हैं, तो अलास्का, मोजाम्बिक, एंटिलीज, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम और सुसीम में। और जो हमारी ठंडी जलधाराएँ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वेंगुएला, फॉकलैंड, हम्बोल्ट, लेब्राडोर और दक्षिण अटलांटिक और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है वो जो है वो ठंडी जलधारा है। अब इसको नोट कर लेना आप लोग, ये आपके काम में आएगी और क्वेश्चन में इनसे जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है इनसे बहुत बार पूछा जाता है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है। तो जो सागरीय लवणता प्राप्त होती है हमको वो भूमि से होती है, क्योंकि नमक की मात्रा जो है वो भूमि में ज़्यादा होती है और भूमि से ही पानी में लवणता घुल जाती है। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सागरीय लवणता का जो मुख्य स्रोत है वह भूमि है, और जबकि अगर नदियों का पूछा जाए तो नदियाँ जो हैं वो लवणता को जो है वो सागर तक पहुंचाती हैं। हमारा अगला सवाल है कि अरब सागर का जो पानी है उसमें औसतम खारापन जो है वो कितना होता है। तो उसमें जो है वो आपका 35 PPT जो है वो खारापन होता है। अगर हम बात करें तो जो हिंद महासागर में 0 से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35.14% लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में घटकर कितनी हो जाती है, तो 30% हो जाती है। अरब सागर में कितनी, तो 36%, और इसमें विकल्प में जो है वो 36% नहीं दिया गया है, तो नियर बाई जो हमारा 35% है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि निम्नलिखित सागरों में से किसमें जो है वो औसत लवणता जो है सबसे ज़्यादा है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन दोस्तों, आप सभी को पता है कि मृत सागर में जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो डूबती नहीं है, चाहे वो आदमी हो चाहे जहाज हो। क्यों नहीं डूबती है, क्योंकि वो जो है उसमें जो है लवणता ज़्यादा है, इसीलिए जो है कोई भी चीज़ जो है वो उसके तट पर ही तैरती रहती है, जल के ऊपर ही। हमारा अगला सवाल है कि महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे होती है। अब ये जो है चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्तियों से जो है वो ऊंची जलधाराएं उठती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ज्वार और भाटा कहते हैं। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा।
अगर हम बात करें तो जो है चंद्रमा जो है वो अन्य तारों की अपेक्षा जो है वो पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है, अतः वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ज़्यादा प्रभावित करता है और इसी कारण जो है वो महासागर में जो है लगातार ऊंची जल तरंगें उत्पन्न होती हैं और चंद्रमा की जो ज्वारोत्बोधक शक्ति सूर्य की तुलना में जो है वो 2.7 गुना अधिक है। यद्यपि समुद्र के नीचे तीव्र भूकंप आने पर भी जो है वो सुनामी तरंगें आती हैं, लेकिन जो मुख्यतः जो है तरंगों के आने का कारण जो है वो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि विश्व की नदियों, जो ये टॉपिक है इससे संबंधित है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका की जो है वो सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका की जो सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, उसे हम अमेजन नदी कहते हैं। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए ये भी सवाल जो है वो आपका 48वीं से लेके 52वीं बीपीएससी तक लगातार आपसे पूछा गया है और अमेजन नदी जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी तथा अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो है संसार की सबसे बड़ी नदी है। हमारा अगला सवाल है कि बारहमासी नदियाँ जो हैं उनमें जल कहाँ से आता है। तो जो बारहमासी नदियाँ होता है वो अधिकतर कहाँ से निकलती हैं, तो अधिकतर ग्लेशियर से निकलती हैं और ग्लेशियर पे क्या होती है आप सभी को पता होगा कि ग्लेशियर पे बर्फ़ होती है, इसीलिए जो उनको जल मिलता है वो बर्फ़ के पिघलने से मिलता है। तो हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि बारहमासी नदियाँ, देखिए अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो बारहमासी जो नदियाँ हैं वो वर्षा और साथ ही साथ ऊंचे पहाड़ों से पिघलने वाली बर्फ़ से जो है वो पानी प्राप्त करती हैं, जिसके कारण इनमें जो है वो वर्ष भर जो है वो जल लगातार बना रहता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से जो है कौन सी नदी नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से चारों विकल्प में से नदी कौन सी नहीं है। ये भी आपका सवाल जो है वो बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया सवाल है। तो आपको बताना है कि इनमें से जो है वो कौन सी आपकी नदियाँ हैं। ठीक है, तो विक्टोरिया और चाड जो है ये आपको पता होगा कि ये झील है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। और स्वेज एवं पनामा जो है वो हमारी नहरें हैं, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। उत्तर और इरी और ह्यूरॉन जो है ये भी हमारा जो है वो झील है। जो मरे और डार्लिंग है दोस्तों ये हमारा जो है वो नदियां हैं, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो मरे और डार्लिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदियां हैं, जबकि इसकी घाटी जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। और जबकि ह्यूरॉन, इरी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की वृहद झीलें हैं और इसी तरह जो है वो विक्टोरिया और चाड भी अफ्रीका की जो है वो प्रमुख झीलें हैं। और मैंने आपको बताया कि स्वेज और पनामा क्या है, तो वो नहरें हैं। देखिए हमारा अगला सवाल है कि एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब मान ली एक नदी यहाँ से आ रही है और कई छोटी छोटी नदियाँ जो है उससे आके मिल रही हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, उसे हम जल ग्रहण क्षेत्र ही कहते हैं, क्योंकि वहाँ से जो है नदी जो है वो पानी को ग्रहण कर रही है। ये जो है आपका बीपीएससी ऑडिटर 2019 में पूछा गया सवाल है। अगर हम बात करें नदी जो है जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है उसे हम जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाया जाने वाला क्षेत्र जल निकासी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि नदियों के किनारे स्थित नगर। अब आपको बताना है कि इनमें से जो सीन नदी है, सीन नदी के किनारे इनमें से जो आपको शहर दिए गए हैं कौन सा जो है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो पेरिस है वो हमारा सीन नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। बात करें तो पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है और बेलग्रेड, डेन्यूब एवं सावा नदियों के किनारे जो है वो लिस्बन जो है वो टैगस नदी के मुहाने पर और बुदापेस्ट जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए, पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे, बेलग्रेड जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे, डेन्यूब और सावा नदी के, और लिस्बन जो है वो टैगस नदी के, और बुदापेस्ट जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। हमारा अगला सवाल है कि सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। तो आप सभी ने देखा अभी पहले क्वेश्चन में कि सीन नदी जो है वो पेरिस से होकर गुजरती है, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए आपको इसमें से जो जोड़ी मिलानी है और आपको बताना है कि शहर जो है वो कौन से नदी के किनारे स्थित है।
तो देखिए सबसे पहले तो आपको जो मैंने बताया वो मिला लीजिए। तो देखिए सबसे पहले पेरिस को मिलाइए किससे, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। और बुडापेस्ट, अगर बुडापेस्ट की बात करें हम, जिसे हम हंगरी में कहते हैं, तो ये हमारा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डेन्यूब नदी के किनारे है। और अगर हम वाशिंगटन की बात करें, या वाशिंगटन डीसी जिसे बोलते हैं, वो हमारा पोटोमैग नदी के किनारे है। अब देखिए आपका एक बचता है रॉटरडैम। तो रॉटरडैम जो है वो राइन नदी के किनारे स्थित है। तो उम्मीद है कि आप सभी ने जान लिया होगा। देखिए रॉटरडैम जो है वो राइन नदी के किनारे, पेरिस हमारा सीन नदी के किनारे। अगर हम बात करें तो इसमें से जो हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और ये जो हमारा सवाल है वो बीपीएससी 56वीं से 59वीं 2015 में पूछा गया है हमारा। देखिए अगर हम एक बार फिर से आपको दिखा दें, तो जो रॉटरडैम, जिसको हम नीदरलैंड भी कहते हैं, वो हमारा राइन नदी के किनारे है। पेरिस जो है फ्रांस का, वो हमारा सीन नदी के किनारे है। रॉटरडैम कहाँ पड़ता है, तो नीदरलैंड में। और जो बुडापेस्ट है हमारा हंगरी में, वो क्या है, डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। वाशिंगटन डीसी जो है वो हमारा पोटोमैग नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला सवाल है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो हमारी जो भारत की नदियां हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना जो है, ये तीनों मिलकर आपका बंगाल की खाड़ी में जो है, उससे थोड़ा पहले जो है, गिरने से पहले बंगाल की खाड़ी में वहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। अब इसे सुंदरवन डेल्टा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सुंदरी नाम के वृक्ष जो है वो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये हमारा सही हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा पूछ रहा है कि ग्रैंड कैनियन जो है वो क्या है। तो ग्रैंड कैनियन आपका एक खड्ड है, एक गार्ज है। गार्ज क्या होता है, मान लो पर्वत है और नदी जब निकलती है तो पर्वत को काट देती है, और ये काफ़ी बड़ा जो है वो एक जार्ज बन जाता है, गार्ज। इसे ही हम क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं या खड्ड कहते हैं। हमारा अगला जो सवाल है वो आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट क्या है। अब ये देखिए आपसे बीपीएससी टीचर 9वीं और 10वीं के एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। तो जो हमारी स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट होती है दोस्तों, वो हमारी जो भूमिगत जल है उसके द्वारा निर्मित जो है वो आकृतियाँ होती हैं, जिसे हम स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट कहते हैं। याद रखिएगा, ये हमारा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़िएगा, आपकी चाहे वो जिस सब्जेक्ट की आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसकी जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम बात करें तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट जो है वो गुफा संरचना में भूमिगत जल द्वारा निर्मित होते हैं। ये बर्फ़ के आकार के जमाव होते हैं, जो तब निर्मित होते हैं जब चूना पत्थर के ऊपर पानी घुल जाता है। हमारा अगला सवाल है वो है कि ताउपो झील किस देश में स्थित है। तो हमारा जो ताउपो झील है ये हमारा न्यूजीलैंड में स्थित है। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। अब ये जो है आपका ताज़ा सवाल है, बीपीएससी बीएओ मार्च 2024 में पूछा गया सवाल है। तो आपको थोड़ा ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। जो क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछे गए हैं उनको आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनसे जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्या करेगा कि न्यूजीलैंड में पूछेगा कि इनमें से जो है न्यूजीलैंड में कौन सी झील स्थित है, और शायद आपको ताउपो झील उसमें से ऑप्शन में दे दे, और 3 जो अलग झीलें हैं वो किसी और देश की दे दे। हमारा अगला जो सवाल है, अब देखिए सबसे बड़ा रीज़न क्या है पूछने का, ये जो है एक क्रेटर झील है, एक बड़ी क्रेटर झील है। तो याद रखिएगा ये भी। क्रेटर झील क्या होती है, जब ज्वालामुखी बनते हैं और जो उद्गार शांत हो जाता है तो उनके मुंह में जो है वो बारिश से जो उनका मुहाना होता है उसमें क्या होता है कि पानी जम जाता है, और पानी जो है जम नहीं जाता है, मतलब जमा हो जाता है जब बारिश होती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। हमारा अगला सवाल है कि विश्व का दूसरे सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे दूसरा हमारा बड़ा द्वीप है वो हमारा न्यू गिनी है। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो हमारा ग्रीनलैंड है। कौन सा, ग्रीनलैंड, ये भी याद रखिएगा। ये भी हमारा बीपीएससी बीएओ मार्च 2024 में पूछा गया है। आपसे पूछ रहा है कि विश्व के देखिए विश्व के 3 सबसे बड़े द्वीप कौन से हैं। तो पहला ग्रीनलैंड, दूसरा न्यू गिनी, और उसके बाद हमारा बोर्नियो आता है। बोर्नियो में कौन कौन से देश आते हैं, तो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई। हमारा अगला सवाल है कि ग्रीन मार्क निम्न
में से किस देश का भाग है। ग्रीनलैंड जो हमारा है वो निम्न में से किस देशों में से ग्रीनलैंड जो है वो निम्न देशों में से किस देश का भाग है। तो आप सभी को मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो डेनमार्क उसी का भाग है आपका ग्रीनलैंड। हमारा अगला सवाल है कि विश्व में निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप जो है वो हमारा बोर्नियो है, इसीलिए हमारा जो है ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो दिए गए विकल्प में जो है बोर्नियो का क्षेत्रफल जो है वो सबसे अधिक है। कितना? तो 7,51,929 किलोमीटर। उसके बाद मेडागास्कर आता है, फिर सुमात्रा और फिर ग्रेट ब्रिटेन आता है। हमारा अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि फिजी जो है, फिजी द्वीप कहाँ पे अवस्थित है। तो फिजी जो हमारा है, फिजी हमारा प्रशांत महासागर में स्थित है, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि भौगोलिक दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो भौगोलिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो होन्शु द्वीप है, इसीलिए जो हमारा सही विकल्प होगा हमारा विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो जापान मुख्य रूप से 4 द्वीपों में विभाजित है। कौन कौन से? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। ऊपरी चारों द्वीपों में जो है वो होन्शु सबसे बड़ा है और जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो इसी द्वीप पर स्थित है। अगली बार आपसे पूछ सकता है कि जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो किस द्वीप पर स्थित है, तो जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं। तो देखिए जो द्वीप हैं सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में है, इसीलिए हमारा विकल्प जो है वो बी सही हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें तो प्रश्न में दिए गए देशों में द्वीपों की संख्या जो है वो कितनी है। इंडोनेशिया में 17,508, फिलीपींस में 7,641, मालदीव में 1,192 और क्यूबा में 4,195। इंडोनेशिया की हाइड्रो ओसेनोग्राफी विभाग के अनुसार जो है वो इंडोनेशिया में 17,508 द्वीप है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका में जो है नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है। आपको बताना है कि नियाग्रा जलप्रपात जो है वो किन 2 झीलों के बीच स्थित है। तो देखिए नियाग्रा जलप्रपात जो है वो हमारा नियाग्रा जलप्रपात है वो हमारा ओंटारियो और इरी झील के बीच में स्थित है। अब ये देखिए जो सवाल है आपका वो 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम प्री 2020 में आपसे पूछा गया था। अगर हम बात करें नियाग्रा जलप्रपात की तो ओंटारियो झील और इरी झील के बीच स्थित है। यह जलप्रपात कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा नदी जो है इरी झील और ओंटारियो झील को आपस में जोड़ती है। ठीक है। हमारा जो अगला सवाल है वो है जलडमरू मध्य से, जिसे हम स्ट्रेट भी कहते हैं या जल संधि भी कहते हैं। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। ये आपका 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 तक पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो अगर मैं आपको बता दूं कि कुछ और भी जल संधियाँ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा उनको। जैसे आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा हॉर्मुज जल संधि। हॉर्मुज जल संधि जो है वो फारस की खाड़ी को किससे जोड़ती है? तो ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। अगर हम बोस्पोरस जल संधि की बात करें तो ये काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। और अगर हम मलक्का जल संधि की बात करें तो ये अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। तो अगर हम बात करें बाबल मंदेव संधि की तो बाबल मंदेव जो है वो हिंद महासागर और काला सागर को जोड़ती है, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। देखिए हिंद महासागर या जिसको हम अदन की खाड़ी भी बोल सकते हैं और लाल सागर को बाबल मंदेव संधि जोड़ती है। कभी कभी क्या होगा कि हिंद महासागर नहीं देगा और आपको अदन की खाड़ी और लाल सागर दे देगा, तो याद रखिएगा हिंद महासागर में जो अदन की खाड़ी है वहाँ से ये लाल सागर को जोड़ती है। कौन सी संधि? तो बाबल मंदेव संधि। और उसके अलावा जो है हारमुज जल संधि जो है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। और बोस्पोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से और मलक्का जल संधि जो है वो अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। हमारा अगला सवाल है कि स्वेज नहर किन को जोड़ती है। आपको बताना है कि स्वेज नहर जो है वो किसको जोड़ती है। तो ये जो हमारा सवाल है वो 38वीं बीपीएससी प्री 1993 में पूछा है और बहुत ही आसान सा सवाल है। आप सभी को पता होगा कि जो स्वेज नहर है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो स्वेज नहर जो है मिस्र के स्वेज स्थल डमरू मध्य, ठीक है, में बनाई गई है।
विश्व की सबसे बड़ी क्या है, कृत्रिम नहर है। इसे वर्ष 1869 में बनाया गया था और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 164 किलोमीटर। और वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई कितनी थी, तो 193.30 किलोमीटर थी। ठीक है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। देखिए 1869 में जहाज़ों के आवागमन के लिए इसे खोल दिया गया था। और इसके दक्षिणी सिरे पर आपसे कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा दक्षिणी सिरे पर कौन सा बंदरगाह है, तो तेवकीफ बंदरगाह है। और उत्तरी सिरे पर क्या है, तो पोर्ट सईद है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है, वैसे तो पूछने के चांस बहुत कम है, लेकिन याद रखिएगा कि जो दक्षिणी सिरे पर है वो हमारा तेवकीफ बंदरगाह है, और जो जिसे हम सुएज बंदरगाह भी कहते हैं। और उत्तरी पोर्ट पर उत्तरी सिरे पर जो हमारा वो पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया है। देखिए मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि मलक्का जल संधि जो है वो अंडमान सागर को किससे जोड़ती है, तो दक्षिणी चीन सागर तक। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आपको दक्षिणी चीन सागर नहीं दिख रहा है और अंडमान सागर नहीं दिख रहा है, लेकिन अंडमान सागर जो है वो हिंद महासागर के अंतर्गत आता है, और जो दक्षिणी चीन सागर आता है वो चीन सागर के अंतर्गत आता है। इसलिए हमारा जो ए विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए मलक्का जल संधि जो है वो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है, और यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती भी है। इसके जो जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि आपको बताना है जो कथन है इनमें से कौन से गलत हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से कथन गलत हैं। तो देखिए सतह के हिसाब से विक्टोरिया झील जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो देखिए जो हमारा पहला जो विकल्प दिया गया है या पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है हमारा यही गलत है, क्योंकि ये तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील नहीं है दोस्तों, ये हमारी जो है वो दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आपका अगला स्टेटमेंट है कि यह अफ्रीका की महानतम झीलों में से एक है, तो ये हमारा जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला सवाल है कि इसकी सीमा जो है वो चार देशों से, मतलब अगला ऑप्शन है कि 4 देशों से लगती है, तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसकी सीमा है वो तंजानिया, युगांडा और केन्या से लगती है। जो रवांडा है इससे जो है वो नहीं लगती है। इसीलिए हमारा ये तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो पहला भी गलत है और तीसरा भी गलत है। और विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील है, जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। तो हमारा जो चौथा है ये भी सही है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से कथन गलत हैं, तो मैंने आपको बताया कि पहला गलत है और तीसरा गलत है। इसलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा, पहला और तीसरा जो है वो गलत है। देखिए हमारा अगला सवाल है जो 43वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि पनामा नहर जो है वो किसको किसको जोड़ती है। तो पनामा नहर जो है वो पनामा नहर है जो हमारा वो प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ती है। इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो पनामा नहर जो है वो मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरू मध्य, मतलब एक छोटा सा जो है वो क्या है कि जब दो समुद्र आपस में एक दूसरे से, मतलब मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा बना के समझा देता हूँ। मान लीजिए ये आपका समुद्र जा रहा है और ये भी एक समुद्र है, और बीच में थोड़ा क्या है, तटीय इलाका है या भूमि है। और आपको जैसे समुद्र की बात नहीं है यहाँ पे, महासागर की बात है या सागर की बात है, सागर या महासागर। अब देखिए ये है हमारा सागर या महासागर, और ये जो है ये भी सागर महासागर, और बीच में क्या है कि ज़मीन का भाग है या ज़मीन का भाग है। अब देखिए इसमें से क्या होता है, अगर जहाज़ों को, जो व्यापारिक जहाज़ें होते हैं वो क्या करते हैं, लंबी दूरी के लिए सागर और महासागर के रास्ते निकलते हैं। तो अगर ये सागर के रास्ते होते जाएंगे तो इन्हें क्या करेगा कि पूरा जो है वो भूमि को पार करके घूम के जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी यहाँ पे छोटे से सतह को काट के जो नहरें बना दी जाती हैं तो इससे क्या होता है कि दूरियाँ घट जाती हैं, और जो आने जाने में लगा समय भी घट जाता है और ईंधन भी घट जाता है और समय की बचत होती है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जल संधि भी कहते हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं आप, कुछ तो नेचुरल जल संधि हैं प्राकृतिक रूप से, और कुछ जो है जैसे पनामा नहर, सुएज नहर है, ये सब जो है वो बनाई गई हैं। तो पनामा नहर भी ऐसे है, एक तरफ आपका प्रशांत महासागर है और एक तरफ आपका अंध महासागर है, और इसमें से जो है वो एक छोटी सी नहर निकाली गई है। छोटी सी कहने को छोटी सी है, लेकिन बड़े बड़े जहाज़ इसमें से पास होते हैं। तो ये हमारी
जो है वो कैनल हो जाती है। और ये जो एरिया है इसी को हम स्थल डमरू मध्य कहते हैं, स्थल डमरू मध्य। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है। आपको बताना है कि दुनिया में कुल बांध जो है उनका जो आधा हिस्सा है, लगभग आधा हिस्सा अकेले किस देश में है। तो देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऐसा किस में है तो चीन में है। चीन में जो है वो बांधों की संख्या सर्वाधिक है, और चीन में इतना बांध है कि लगभग 57% जो है बांध जो है पूरे विश्व के, वो केवल भारत और चीन में है। तो इसीलिए जो हमारा सही विकल्प होगा वो हमारा विकल्प ई सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो आकलनों के अनुसार दुनिया के कुल बड़े बांधों में से 15 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई या 3 मिलियन घन मीटर में अधिक भंडारण क्षमता की लगभग आधा जो है वो चीन में है। तो देखिए, आधा जो है आपसे आधा पूछ रहा था, तो आधा चीन में है। और एक अन्य आकलन के अनुसार दुनिया के बड़े बांधों में 57% जो है वो भारत और चीन में है। ठीक है, अगला हमारा जो सवाल होने वाला है वो प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ से होने वाला है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है। देखिए, अड्डू जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो अड्डू जो हमारा है वो हमारा भारतीय महासागर में स्थित है या हिंद महासागर में स्थित है। इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो सही हो जाएगा। अब ये सवाल जो है आपका 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम प्री 2020 में पूछा गया है। देखिए, अड्डू प्रवाल द्वीप या एटाल जो है, एटाल भी बोलते हैं और अड्डू भी बोलते हैं, ये हमारा हिंद महासागर में स्थित है। यह मालदीव का जो है वो दक्षिणतम एटाल है। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं बीपीएससी के, तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है सेशन की, तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही आगे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला लाते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी और साइंस, इसके अलावा जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है और इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन जो है हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और नोटिफिकेशन जो है बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए। देखिए, हमारा जो अगला सवाल है वो ओजोन परत से रिलेटेड है, वायुमंडल से। देखिए, ओजोन परत जो है वो क्या बताती है, तो ओजोन परत जो आपको बताती है, देखिए ओजोन परत क्या है, तो पृथ्वी की सतह से जो है वो 15 से 20 किलोमीटर ऊपर का वायुमंडल है, और वहाँ पे जो है वो एक परत पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, वायुमंडल की ही परत होती है, कोई दीवार की परत नहीं होती है। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि दीवार की परत होती है, किसी ठोस चीज़ की होती है, ये वायुमंडल की ही एक परत होती है जिसे हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ होती है, तो पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर होती है वायुमंडल में। ठीक है, अगर हम बात करें तो ओजोन लेयर जो है वो समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है वो पाई जाती है। यद्यप ओजोन की उपस्थिति जो है वो 10 से 50 किलोमीटर तक हो सकती है, परत के रूप में ओजोन अधिकांशतः जो है वो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही होती है। और मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को अवशोषित कर पृथ्वी पर आने से रोकती है। इन विकिरणों से जो है वो किसका खतरा होता है, तो त्वचा कैंसर का खतरा होता है, जिससे हमें ओजोन गैस जो है, ओजोन परत जो है वो संरक्षित करती है। अब देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर जो है वो कौन से मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल, याद रखिएगा। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जो है वो ओजोन परत की ऊंचाई क्या है। तो हम मान सकते हैं लगभग 15 से 20 किलोमीटर, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ये सवाल जो था हमारा वो 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। तो हमारा मध्य चिली, केप टाउन और एडिलेड में जो है वो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, और प्रचलित है, लेकिन जो पंपाज है इसमें जो है वो हमारा उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प होगा वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो मध्य चिली, केप टाउन कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु जो है वो कोपेन के अनुसार जो है CSA तथा CSB टाइप में पाई जाती हैं, जबकि पंपाज क्षेत्र जो है वो जो है CWB या उष्ण जलवायु क्षेत्र का है। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है यहाँ पे वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है
सूर्य तप और तापमान से रिलेटेड है। देखिए, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा जो है वो अधिक ठंडी होती है। अब देखिए, जब आसमान में बादल नहीं रहते तो आपको क्या होता है कि थोड़ा सा ठंडक महसूस होती है। तो ये कैसे होती है? तो ये विकिरण के कारण होता है, विकिरण के कारण होता है। इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि विकिरण क्या होता है, तो देखिए, मेघीय रातों में जो है वो वायुमंडल जो है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प जो है वो अवशोषित करता है, और फलस्वरूप क्या होता है, मेघीय रातें जो है अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त साफ रात में जो है वायुमंडल में जलवाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण जो है वो आसानी से क्या है, शून्य में चला जाता है। मतलब बादल रहेंगे तो जो विकिरण है वो बादलों को पार नहीं कर पाता है, या कम मात्रा में पार करता है। इसीलिए क्या है कि थोड़ा सा रातें गर्म होती हैं। और जब बादल नहीं रहता तो विकिरण जो है वो पास हो जाता है, और एक प्रकार से हम शून्य में, कहने का मतलब ब्रह्मांड में चला जाता है। इसीलिए जो है वो रातें जो है वो ठंडी महसूस होती हैं। वास्तव में वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, अब आप एक एक कमरा ले लीजिए, उसको चारों तरफ से बंद कर लीजिए, तो क्या उसमें गर्मी नहीं होगी? गर्मी होगी। लेकिन अगर आप खिड़की और दरवाजे खुले रखेंगे तो अपेक्षाकृत कम गर्मी होगी। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि गरजने वाली चालीसा और क्रुद्ध पचासा और चीखने वाली साठा, ये जो है किस गोलार्ध में चलती हैं? ठीक है, तो ये सभी के सभी जो है वो दक्षिणी गोलार्ध की जो पवनें हैं इन्हें हैं। जैसे जैसे जो 40 डिग्री पे चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध में, उनको गरजने वाली चालीसा कहा जाता है। जो 50 डिग्री पे दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं वो पचासा कहा जाता है, और 60 डिग्री पे साठा कहा जाता है। तो ऐसे इनके कुछ नाम दिए गए हैं, तो याद रखिएगा ये सभी के सभी जो है वो हमारी दक्षिणी गोलार्ध की पवनें हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि मानसून का निवर्तन इंगित होता है। अब देखिए, मानसून का निवर्तन मतलब जाने से है। तो मानसून का निवर्तन के लक्षण कौन कौन से हैं आपको बताना है। तो देखिए, पहले तो आपका आकाश जो है वो साफ़ हो जाएगा। उसके अलावा जो है बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब की परिस्थिति से, तो ये तो आपको पता नहीं चलेगा, ये तो वैज्ञानिक ही जान पाएंगे। लेकिन सबसे पहला जो है वो आकाश आपका साफ़ हो जाएगा, और स्थल पर जो है वो तापमान थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसीलिए हमारा जो सही विकल्प है वो हमारा 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा, जो कि हमारा सी विकल्प में दिया गया है। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो सही हो जाएगा। देखिए, उत्तरी भाग में जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में स्थल पर तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। इसके बाद जो है वो क्रमशः जो है तापमान में कमी आ जाती है। मानसून के लौटने के साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र जो है बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है, और इस समय जो है आकाश जो है वो साफ़ हो जाता है। हमारा अगला सवाल है कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। घने वन अधिकतर कहाँ पे मिलते हैं? तो विषुवत रेखा के पास जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो घने वन हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों का विस्तार जो है वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जिसे हम बोलते हैं 10 डिग्री से उत्तर और 10 डिग्री से दक्षिण। अगर हम बात करें, ये हमारा अगर पृथ्वी है तो यहाँ से जो ये 0 डिग्री जो है भूमध्य रेखा है, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, और यहाँ से 10 डिग्री जो है साउथ की हो गई, और 10 डिग्री जो है वो उत्तर की हो गई। तो ये जो एरिया है इनके बीच जो है क्या होता है, वो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पे जलवायु कैसी होती है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार। यहाँ पे वर्षा भी अधिकतर होती है, इसीलिए जो है यहाँ पर जो है वो जो है सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो देखिए अमेजॉन बेसिन, कांगो बेसिन, इनमें जो है ये बहुत ज़्यादा घने वन पाए जाते हैं। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। देखिए, टैगा के कोड़धारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मुख्य मृदा कौन सी है? तो टैगा की जो मुख्य मृदा है दोस्तों वो हमारी पौडजॉल मृदा है। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अब ये देखिए, आपका ताज़ा क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपसे बीपीएससी टीआरई 4 में पूछ ले, तो ये आपको दिमाग में रखना है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो पौडजॉल मृदा है वो हमारे टैगा के कोड़धारी वन प्रदेशों में विकसित होती है। ये आपका बीपीएससी बीएओ मार्च 2024 में पूछा गया है। देखिए, टैगा के कोड़धारी प्रदेशों में विकसित होने वाली मृदा को क्या कहते हैं, तो पाटजाल मृदा कहते हैं। इसका जो है पाटजाली क्रिया से होता है, और यह कनाडा, अलास्का तथा पूर्व सोवियत रूस के अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है। हमारा अगला सवाल है कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लकड़ी की जो है लुगदी का सबसे बड़ा निर्यातक और उत्पादक है? तो देखिए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो वर्तमान समय में जो है
वो सबसे बड़ा निर्यातक एवं उत्पादक है किसका, तो मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का। अब तो जब ये सवाल 2001 में पूछा गया था दोस्तों, उस टाइम पर क्या था, जो कनाडा था वो इसमें सबसे आगे था, लेकिन अब जो है वो यूएसए जो है लकड़ी और मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी के निर्यातक और उत्पादक में सबसे आगे है, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला जो सवाल है वो है कि त्रिवार्थ के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। आपका बीपीएससी टीआरई में पूछा गया सवाल है, और जो आयोग ने माना था यहाँ पे उसको बी विकल्प को सही माना था कि उपोष्ण मानसूनी जलवायु जो है वो जो है त्रिवार्थ के अनुसार भारत की जलवायु है। तो आप लोग त्रिवार्थ के अनुसार और जो कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण है, ये दोनों लोग ने जो भारत की जलवायु के बारे में कहा था ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बार बार टीआरई के एग्ज़ाम में देखा जा रहा है। अगर हम बात करें तो देखिए भारत त्रिवार्थ के अनुसार भारत की जलवायु मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की है। अब इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा जलवायु के क्षेत्र में पश्चिमी घाट और त्रिपुरा आता है। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु तटीय मैदानों और प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है, और जो स्टेपी जलवायु है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, और उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु जो है गुजरात, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा इत्यादि में पाया जाता है। देखिए इन्होंने कई प्रकार की जलवायु में भारत को बांटा था, लेकिन आयोग ने जो है वो यहाँ पे आंसर जो माना है वो हमारा बी माना हुआ है, इसीलिए हम भी बी के साथ जा रहे हैं। और आप लोग याद रखिएगा कि उपोष्ण मानसूनी जलवायु जो है वो पाई जाती है त्रिवार्था के अनुसार भारत में। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि आपको जो है सूची को सुमेलित करना है। ठीक है, सूची को क्या करना है, सुमेलित करना है कि अत्यधिक गर्म स्थान कौन सा है, ठंडा कौन सा है, अत्यधिक वर्षा वाला कौन सा है, और अत्यधिक सूखा वाला कौन सा है। ठीक है, होगा वो सहारा होगा, गर्म जो होगा वो सहारा होगा। क्यों, क्योंकि सहारा जो है वो एक मरुस्थल है। ठीक है, और सर्वाधिक ठंडा जो होगा वो अंटार्कटिका होगा, और सबसे ज़्यादा वर्षा जो होगी वो चेरापूंजी में होगी, और सबसे ज़्यादा सूखा जो पड़ेगा वो चिली में होगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ मिलान होगा, और इसका जो विकल्प बी होगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अत्यधिक ठंडा क्या है, तो सहारा, सॉरी अत्यधिक गर्म क्या है, तो सहारा मरुस्थल। ठंडा जो है अंटार्कटिका होगा क्योंकि ये पोल पर है, और वर्षा जो है चेरापूंजी में होती है, आप सभी को पता है, और सबसे ज़्यादा सूखा जहाँ है वहाँ चिली में होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मिट्टी में केसिका कैपिलरी जो है वो सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो जो हमारा चिकनी मिट्टी है दोस्तों, इसमें जो है वो कैपिलरी जो है वो सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। और अगर सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम जो होता है वो बलुई मिट्टी में होती है। देखिए केसिका क्रिया जो है वो चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, और जबकि बलुई मिट्टी में सबसे कम होती है। केसिका क्रिया क्या है, जिसके द्वारा जो है पौधे जो है वो ज़मीन से पानी अपने अंदर अवशोषित करते हैं, वही केसिका क्रिया है। तो देखिए सबसे ज़्यादा चिकनी मिट्टी में जो है वो पानी रुका रहता है, काफ़ी नमी होल्ड करने की पावर ज़्यादा होती है, इसीलिए जो है इसमें सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। हमारा अगला सवाल है कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, अब आपको बताना है कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या किया जाता है। तो देखिए मृदा को संरक्षित किया जाता है, देखिए मृदा को जो है नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना जो है वो इनमें से किसने प्रस्तुत की थी। तो भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना जो है वो विलियम मॉरिस डेविस ने दी थी, जिनको हम शॉर्टकट में WM डेविस भी कहते हैं, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प होगा वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो WM डेविस, जिसको हम क्या कहते हैं विलियम मॉरिस डेविस, ने भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना दी। वहीं वाल्टर पेंक ने डेविस के सिद्धांत को नकारते हुए अपना मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम संकल्पना का प्रतिपादन किया था। देखिए हमारा अगला जो सवाल है वो है टेरा रोसा जो है प्राकृतिक रूप से किस भूभाग में होता है। टेरा रोसा, तो आपको बताना है कि टेरा रोसा जो है वो किस भूभाग में होता है। तो अगर हम बात करें टेरा रोसा की, तो टेरा रोसा जो है वो चूना पत्थर होता है, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो टेरा रोसा एक प्रकार की लाल चिकनी मिट्टी होती है। क्या होती है, लाल चिकनी मिट्टी, जिसका निर्माण चूना पत्थर और डोलोमाइट वाली चट्टानों के अपक्षय से होता है। इसमें क्ले एवं सैंड के मिश्रण होते हैं, जिसमें लौह ऑक्साइड होता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि
अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी जो है वो किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो बहुत ही फेमस सवाल है, आप सभी को पता होगा कि जो कांगो नदी घाटी है इसमें जो है वो अफ्रीका की जो जनजाति है पिग्मी पाई जाती है। तो ये जो सवाल है वो आपका 45वीं बीपीएससी 2001 में पूछा गया है दोस्तों। देखिए, पिग्मी जनजाति जो है वो विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन में वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो मोंगुलस कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, मोंगुलस कहा जाता है। देखिए, आपसे पूछ रहा है कि पिग्मी कहाँ के निवासी हैं। तो अभी आपने पहले ही क्वेश्चन में देखा कि पिग्मी कहाँ के निवासी हैं। तो पिग्मी जो है वो अफ्रीका के निवासी हैं, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है। आपसे पूछ रहा है एसिकमो कहाँ के निवासी हैं। तो एसिकमो जो है वो आपके कनाडा के निवासी हैं, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। देखिए, एसिकमो जनजाति जो है वो कनाडा और ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश जहाँ सबसे ज़्यादा ठंडी होती है, और मसाई जनजाति जो है वो केन्या, बद्दू जनजाति जो है सऊदी अरब, और बुशमैन जनजाति जो है वो कालाहारी में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। मसाई कहाँ है? तो मसाई केन्या में, बद्दू कहाँ है? सऊदी अरब में, और बुशमैन जो है वो कालाहारी मरुस्थल में। अब आपको देखिए दे दिया ना क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि ये देख लीजिए फिर से एक बार कि मसाई जो है कहाँ पे? केन्या में, और बद्दू जो है सऊदी अरब में, और बुशमैन जो है वो कालाहारी में। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जोड़ा जो है वो बेमेल है। तो आपको बताना है कि इसमें से जो जोड़ा है वो कौन सा जो है वो बेमेल है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मसाई जो है वो केन्या में पाए जाते हैं, और केन्या जो है वो अफ्रीका का ही एक देश है, तो इसीलिए मसाई जो है वो मध्य पूर्वी अफ्रीका, ये भी सही हो जाएगा। और सकाई जो है वो मलेशिया में पाई जाती है, ये भी सही हो जाएगा। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था अभी आपको कि जो बद्दू है, या जिसको हम बेदुइन भी बोल सकते हैं, ये अरबीय प्रायद्वीप, मतलब अरबी प्रायद्वीप का मतलब सऊदी अरब और उसके आसपास के देशों से है, तो ये भी हमारा सही है। और किर्गिज़ जो है, किर्गिज़ जो हमारा, ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये आपका मध्य एशिया में पाई जाती है, इसीलिए जो है हमारा सभी के सभी सही है यहाँ पे। तो हमारा जो ई विकल्प होगा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया तथा युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं, और सकाई प्रायद्वीपीय जो है वो मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। किर्गिज जो है वो मध्य एशिया में, और बेदुइन या बद्दू जो है वो अरब प्रायद्वीप में पाए जाते हैं। देखिए, चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव जातियों में कौन सा निवासरत है? आपसे पूछा जा रहा है मतलब चीन, मंगोलिया और जापान में इनमें से कौन सी मानव प्रजातियां रहती हैं? तो देखिए, जो मंगोलाइड प्रजाति है, मंगोलाइड प्रजाति वो जो है चीन, मंगोलिया और जापान में निवास करती है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। निग्रो कहाँ कहाँ की है? तो अफ्रीका महाद्वीप की मूल निवासी है। और तार्डिक या कार्डिक प्रजाति जो है वो उत्तर पश्चिमी उत्तरी यूरोप में, आइसलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड और पश्चिमी रूस में देखी जाती है, और ये यहाँ की जो है मूल निवासी है। ठीक है। हमारा अगला सवाल है जो भाषा से रिलेटेड है, आपको बताना है एस्पेरांटो जो है वो क्या है। तो एस्पेरांटो जो है वो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा थी, इसीलिए जो हमारा डी विकल्प होगा वो सही हो जाएगा। याद रखिएगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ ले, ध्यान चला जाए एग्जामिनर का। तो एस्पेरांटो जो है वो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा थी। ठीक है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का विकास किसने किया था? तो एल जेमन हॉफ ने किया था। देखिए, हमारा अगला सवाल है जो कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। देखिए, शाहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? ठीक है, आपको बताना है कि शाहतूश नामक जो है ऊन जो है वो किससे मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा चीन में मिलता है। ठीक है, चीन में। अब ये किससे मिलता है? तो तिब्बती एंटीलोप जो जीव है उसी से ये मिलता है। और ये शाहतूश के चक्कर में दोस्तों जो तिब्बती एंटीलोप जीव है, जिसको हम चीरू भी बोलते हैं, इनका जो है इतना शिकार हुआ कि ये प्रायः जो है वो लुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी में भी दिया गया है, तो ये जो है थोड़ा सा ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। ये जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि शाहतूश नामक ऊन के लिए जो है वो तिब्बती एंटीलोप का जो है वो शिकार होता है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें तो शाहतूश जो है एक प्रकार का विशेष गर्म ऊनी साल होता है जो तिब्बती एंटीलोप अथवा
चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। चीरू का निवास मूलतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है, इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो सही हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा है। तो विश्व में जो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा है, तो चीन है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए 2021 के आंकड़ों के अनुसार रेशम उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और चीन का जो है वो पहला स्थान है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करता है। तो केसर उत्पादन में जो है वो ईरान सबसे आगे है, इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगर भारत में पूछा जाए कि केसर की खेती कहाँ होती है तो जम्मू कश्मीर में होती है। देखिए ईरान जो है वो विश्व का सर्वाधिक केसर उत्पादन करता है और भारत में जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित देशों में 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था। तो देखिए गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जो था वो चीन था और चीन ही है, याद रखिएगा। हमारा जो अगला सवाल है, देखिए चीन के बाद जो है भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ये इनका स्थान था। 2021 में चीन गेहूं के उत्पादन में शीर्ष पर था। इसके बाद क्रमशः भारत, देखिए 2020 में भी ये चीज़ शीर्ष था, 2021 में भी शीर्ष था और अभी भी जो है वो शीर्ष पर रही है और अपना भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। हमारा अगला सवाल है कि जो कोयले का सामान्य प्रकार है उसे क्या कहा जाता है। कोयले का सामान्य प्रकार जो है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम बिटुमिनस कोयला कहते हैं। ये नॉर्मल प्रकार का कोयला होता है, ना बहुत ही ख़राब ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए जो है ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब ये जो हमारा सवाल है दोस्तों वो 39वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल था। देखिए कोयला जो है मुख्यतः कार्बन के यौगिक द्वारा मुक्त कार्बन का मिश्रण होता है और यह कार्बनिकीकरण रासायनिक क्रिया द्वारा वनस्पतिक पदार्थों के कोयलों में परिवर्तन होता है। कार्बन के अंश के आधार पर कोयला के 4 प्रकार होता है। कौन कौन सा? एंथ्रेसाइट, ये सबसे उच्चतम सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता है। उसके बाद बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे खराब कौन सा होता है? पीट होता है। और बिटुमिनस जो है वो सामान्य किस्म का कोयला होता है। हमारा अगला सवाल है कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश जो है वो संसार में अग्रणी है। तो पत्थर के कोयले के मामले में जो है वो चीन जो है वो सबसे ज़्यादा अग्रणी है, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। अब देखिए जब ये पूछा गया था तब कौन था? चीन था, लेकिन इस समय क्या है? तो इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो भंडार के मामले में जो है वो सबसे आगे है। इसके बाद चीन का स्थान है और फिर भारत का स्थान है। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा सिंचित भंडार है। तो देखिए सबसे बड़ा जो भंडार है कोयले का वो कहाँ पे है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है, मैंने अभी आपको बताया। तो ए विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। देखिए भंडारण की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्पादन की बात करें तो चीन, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, ये तो आंकड़े दोस्तों बदलते रहते हैं क्योंकि 2020 में जो पूछा गया अब उस हिसाब से जो है अगर पूछेगा तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो जो खनिज उत्पादन है ये सब जो रिपोर्ट हर साल आती हैं इनसे जो आंकड़े बदलते रहते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हीं क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा जो आपके स्टैटिक हैं, जो बदलने वाले आंकड़े नहीं हैं। देखिए विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश तो आप सभी को पता है चीन है और चीन ही रहेगा, क्योंकि चीन जो है वो बहुत सारा एरिया कवर करता है और जो खनिज पदार्थ हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। तो देखिए जो रूर घाटी है और सार बेसिन है और अचेन बेसिन है, ये जो है वो जर्मनी का ही है, लेकिन जो लारेन बेसिन ये हमारा फ्रांस का है, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जो लौह अयस्क से रिलेटेड है। देखिए लौह अयस्क का क्रिवाय रोग जो है नामक विश्व प्रसिद्ध भंडार स्थल किस देश में है। अब क्रिवाय रोग नामक नाम पूछ लेता है तो समझ लेते हैं कोई रोग है, लेकिन ये एक स्थान है जो लौह अयस्क खनन के लिए जाना जाता है। तो ये हमारा यूक्रेन में है। कहाँ पे है? यूक्रेन में है, याद रखिएगा। और ये आपका बीपीएससी बीएओ मार्च 2024 में पूछा गया सवाल है। देखिए लौह अयस्क का क्रिवाय रोग नामक विश्व प्रसिद्ध भंडार क्षेत्र जो है वो यूक्रेन में स्थित है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खोज जो है वो 18वीं सदी के अंत में हुई थी। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है। तो आपको बताना है कि इनमें से लोहे का अयस्क कौन सा है। तो जो लिमोनाइट होता है वो लोहे का अयस्क होता है, इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो सही हो जाएगा। ये भी आपका देखिए ताज़ा क्वेश्चन है, 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में पूछा गया है। अगर हम बात करें तो
लिमोनाइट जो है वो लोहे का अयस्क है, और इसके अलावा जो है वो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडराइट भी लोहे के प्रमुख अयस्क हैं, देखिए याद रखिएगा। और सिनेबार जो है वो मरकरी का अयस्क है, सिनेबार जो है वो किसका, मरकरी का अयस्क है, जबकि बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। और पायराइट या आयरन पायराइट का ये जो है ये लौह भी होता है, तो याद रखिएगा, इनसे आपसे सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो रस्ट बाउल है वो इनमें से किस प्रदेश से संबंधित है। तो देखिए, रस्ट बाउल के अंतर्गत आपका ग्रेट लेक्स प्रदेश और आपका पिट्सबर्ग प्रदेश भी आते हैं, इसीलिए जो है हमारा जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई जो है वो सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन कौन से आते हैं, तो ग्रेट लेक्स और पिट्सबर्ग प्रदेश जो है वो रस्ट बाउल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए जो हमारा ई विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनायस, इंडियाना, मिशिगन, ओहितो, पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल है, और इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि सम्मिलित हैं, इसीलिए जो इसका उत्तर हो जाएगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्राज़ील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है। ये भी आपका 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में पूछा गया सवाल है। तो ब्राज़ील के मिनास परेस में जो है वो हमारा गरेस में जो है वो हमारा लौह अयस्क मिलता है, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ये हमारे सेशन का लास्ट सवाल था दोस्तों, और हमारा जो अगला टॉपिक हो जाएगा जो खनिज पदार्थ हैं जिसमें सोना, एल्यूमिनियम हो जाएगा, ये हम आगे के वीडियो में या आगे क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको सवाल जो है वो पसंद आए होंगे और आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का मौका मिले। और ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो ये ज़रूर से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेंगे, और हो सकता है एग्ज़ाम में सीधे सीधे बन भी जाएं। तो मिलते हैं इसी तरह से बढ़िया प्रश्नों की श्रृंखला के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।